दिल्ली की केजरीवाल सरकार की बढ़ी मुश्किलें, मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी टेस्ट मामले की होगी सीबीआई जांच। भाजपा ने केजरीवाल सरकार को बताया फर्जीवाल सरकार। सीट शेयरिंग को लेकर पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी के बीच बड़ी तकरार। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, कांग्रेस को ममता की दया की जरूरत नहीं, हम अपने दम पर लड़ सकते हैं चुनाव। भाजपा ने कहा, कांग्रेस और ममता बनर्जी दोनों एक। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जम्मू कश्मीर के कठुआ में मेगा स्टार्टअप एक्सपो का किया उद्घाटन। उत्तर भारत में उभरती स्टार्टअप संभावनाओं पर आधारित है प्रदर्शनी। 25 स्टार्टअप ले रहे हैं हिस्सा। गृह मंत्री अमित शाह ने दलहन में आत्मनिर्भरता पर राष्ट्रीय संगोष्ठी को किया संबोधित। 2027 तक दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की कही बात। नेफेड और एनसीसीएफ द्वारा विकसित पोर्टल का किया लोकार्पण। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नेपाल भारत संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक में लिया भाग। काठमांडू में नेपाल के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से की मुलाकात। नेपाल के 2 दिन के दौरे पर हैं एस जयशंकर। दूसरे टेस्ट के दौरान दूसरे दिन दक्षिण अफ्रीका ने भारत के सामने रखा 79 रन का लक्ष्य। दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी 176 रन पर सिमटी। जसप्रीत बुमराह ने लिए 6 विकेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार, आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ रही हैं लगातार और वो कई सारी मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में नकली दवा घोटाले के बाद आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक में नकली पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी टेस्ट करवाने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। इससे पहले एलजी ने दिल्ली सरकार के अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिकों में कुछ जीवन रक्षक दवाओं सहित गैर मानक दवाओं की खरीद और आपूर्ति की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। दिल्ली विभाग के स्वास्थ्य विभाग के तहत केंद्रीय खरीद एजेंसी के सरकारी अस्पतालों में इस तरह की नकली दवाइयों की आपूर्ति की गई थी। मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी टेस्ट मामले पर भाजपा आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस वार्ता कर कहा, आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल जांच की आंच से घबरा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जिन्हें दिल्ली की सर्दी में जांच की आंच से पसीने आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, अब परिस्थिति में एक नया आयाम जुड़ रहा है। अब तो जांच भी आंच के घेरे में आ रही है। अर्थात ये जो तथाकथित मोहल्ला क्लिनिक थी, इसके अंदर इन्होंने जांच की व्यवस्था की थी, यानी पैथोलॉजिकल टेस्टिंग की। अब जो विजिलेंस की रिपोर्ट्स आई हैं और जो विभागीय फाइंडिंग्स हैं, उसके आधार के ऊपर वो जांचें भी अब पूरी तरीके से आंच के घेरे में आ गई हैं। भाजपा प्रवक्ता ने कहा, मोहल्ला क्लिनिक में घोटाला हुआ है, वहां फर्जी टेस्ट हुए हैं। एक दिन में 500 मरीज देखे गए हैं। एक दिन में 500 पेशेंट देखे गए हैं। अधिकतम संख्या 533 है, जबकि जो औपचारिक समय है मोहल्ला क्लिनिक का, वो सुबह 9 बजे से 1 बजे तक है। अब आप इमेजिन करिए कि 9 बजे से 1 बजे तक 4 घंटे में कितने मिनट हुए? 240। और अगर 240 मिनट में किसी ने 533 पेशेंट देख लिए, इसका मतलब आधे मिनट में एक पेशेंट देख लिया, जिसमें एक पेशेंट का आना जाना, डॉक्टर का उसकी बात सुनना, असेसमेंट करना, जांच का पर्चा लिखना, इतने सेकंड्स में तो व्यक्ति उस धक्का मुक्की में दर्शन भी नहीं कर पाता है जितने में आपके डॉक्टर ने उसके दर्शन करके रोग को समझकर रोग का निदान समाधान सब लिख दिया। यह है ईमानदारी का नया किरदार। भाजपा ने कहा कि बवाली उन सवाली हो गए हैं।
उन्होंने कहा कि ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे ये वाली बात हो गई है। जहां तक तकनीक की बात है तो केजरीवाल न्यायालय क्यों नहीं गए? जहां तक टेक्निकलिटी की बात है तो अगर उनको लगता है कि कोई टेक्निकल इशू है तो वो न्यायालय से जाकर समाधान प्राप्त कर सकते थे, मगर यहां टेक्निकल नहीं, मॉरल इशू है। यहां न्यायिक विषय नहीं है, यहां नैतिक विषय है। और केजरीवाल जी का वहां जाने से बचना यह स्वतः प्रमाणित करता है कि उनको यह पता है कि वो इस जांच की आंच से बच नहीं सकते। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने केजरीवाल सरकार को फर्जीवाल सरकार बताया। उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी आज कट्टर बेईमान सरकार के रूप में साबित हुई है। राजनीति में आने से पहले श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ईमानदारी की बड़ी बड़ी बातें करते थे। आज कट्टर बेईमान के रूप में अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार साबित हुई है। एक के बाद दूसरा घोटाला आया है। जितनों को उन्होंने ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया, कोर्ट ने उनमें से किसी को भी जमानत नहीं दी। उप मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, सांसद हो, आज आम आदमी पार्टी के नेता जेलों में पड़े हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 223 करोड़ रुपयों की धोखाधड़ी के मामले में 2 अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी है। सीबीआई ने 2022 में तत्कालीन वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ विभाग के बैंक खाते से फर्जी खाते में 223 करोड़ स्थानांतरित करने का मामला दर्ज किया था। अब दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस मामले में दिल्ली सरकार के वन और वन्यजीव विभाग के 2 अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जांच की अनुमति दे दी है। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हरियाणा कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार के ठिकानों पर छापेमारी की है। मामले में पूर्व इनेलो विधायक दिलबाग सिंह और कुछ अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है। जानकारी के अनुसार धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत यमुनानगर, सोनीपत, मोहाली, फरीदाबाद, चंडीगढ़ और करनाल में ये छापेमारी चल रही है। अवैध खनन मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने फरीदाबाद के कांग्रेस जिला अध्यक्ष रहे स्वर्गीय BR ओझा के छोटे भाई सुशील कुमार ओझा के निवास पर सुबह छापेमारी की। बताया जा रहा है कि सेठी माइंस कंपनी के साथ सुशील कुमार ओझा माइनिंग का काम करते थे। जानकारी के अनुसार खनन से संबंधित कागजातों को प्रवर्तन निदेशालय की टीम द्वारा खंगाला जा रहा है। आपको बता दें कि फरीदाबाद समेत हरियाणा के कई जिलों में प्रवर्तन निदेशालय की टीम की दोबारा छापेमारी की कार्रवाई जारी है। सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और टीएमसी के बीच रार लगातार बढ़ती जा रही है। जहां ममता बनर्जी सीट शेयरिंग के मामले में टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है, वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को उनकी दया की जरूरत नहीं है और कांग्रेस अपने दम पर ही कुछ भी कर सकती है। उनसे कौन भीख मांगने गया पता नहीं, हम लोग तो भीख मांगने नहीं गए। ये ममता बनर्जी खुद कह रहे हैं कि हम गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। ये दोनों सीट हमारे पास है, उनकी दया की कोई जरूरत नहीं है हमें। आप अपने दम पर लड़ सकते, चल सकते, कुछ भी कर सकते। ये और नहीं चाहते कि गठबंधन हो। इसमें वार्ता सीधा है कि वो नहीं चाहते गठबंधन हो। अगर गठबंधन नहीं होते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी कौन होगी आज हिंदुस्तान में? अगर गठबंधन ना हो सबसे ज्यादा खुशी होगी हमारे मोदी साहब में। तो ममता जी आज जो कर रहे हैं वो मोदी जी की सेवा में लगे हुए हैं। सीट शेयरिंग को लेकर टीएमसी और कांग्रेस के बीच बढ़ती दरार को भाजपा नेता अग्निमित्रा पॉल ने कोरा नाटक करार दिया है। भाजपा नेता अग्निमित्रा ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी पर पश्चिम बंगाल की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। आप इधर आके आप ऐसा बात बोल रहे हैं, ऐसे आप ममता बनर्जी को पत्ता ही नहीं देते हैं। आपको अगर हिम्मत हो ना अधीर बाबू, यहाँ पर नाटक ना करके उनको बोलिए दिल्ली जाकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का सामने ये बात बोलने के लिए, क्योंकि ये जो गरम गरम हिंदी सिनेमा का डायलॉग जो बोलते हैं ना, ये बंगाल के लोग अभी हजम नहीं कर पा रहे, क्योंकि असलियत मालूम चल गया है। कांग्रेस सारा भारत में चोरी किया है, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में चोरी किया है। कांग्रेस सारा भारत में अपीसमेंट पॉलिटिक्स करते हैं, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अपीसमेंट पॉलिटिक्स करते हैं। आप लोग का
पेट से ना टीएमसी का जन्म हुआ है, आप लोग सब एक है। तो इधर आके वोट के लिए आप अगर ऐसा बात बोलेंगे कि आप लोग विरोध कर रहे हैं टीएमसी का, ये सब अभी हजम नहीं होगा। मुंबई में एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड के बयान को लेकर देश भर में विरोध देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में जितेंद्र आव्हाड के बयान को लेकर लोगों में खासा रोष है। पुणे में भाजपा कार्यकर्ताओं ने एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड के बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए कार्रवाई की मांग की। मुंबई में भी भाजपा नेता राम कदम ने भगवान राम को मांसाहारी बताने वाले बयान के लिए एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए शिकायत दर्ज कराई है। भाजपा नेता राम कदम ने लोगों की भावना को आहत करने वाले बयान पर शरद पवार और उद्धव ठाकरे की चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये दल अपने राजनीतिक लाभ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और ये जितेंद्र आव्हाड का बयान भी सोची समझी राजनीति के तहत दिया गया है। राम कदम ने कहा कि किसी एक संप्रदाय को खुश करने के लिए बार बार हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया जाता है। सोची समझी उनकी राजनीति है, उनका ये षड्यंत्र है, उनकी ओछी राजनीति करने का तरीका है। बार बार हिंदू धर्म, हिंदू समाज का मजाक उड़ाओ, उनकी भावनाओं को आहत करो और वह आहत करते समय किसी एक संप्रदाय को खुश करो। ये वोट जुटाने की राजनीति में तुम हिंदू धर्म का मजाक नहीं उड़ा सकते। इस मामले में इस तरीके की लेकर के शिकायत भी थाने में दर्ज की गई है, जिस पर अब आगे की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। वहीं टीएमसी की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा ने दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर अपनी वो याचिका वापस ले ली है, जिसमें उन्होंने नई दिल्ली में आवंटित बंगले से बेदखल करने के सरकार के आदेश को चुनौती दी थी। महुआ मोइत्रा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पिनाकी मिश्रा ने कहा कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव तक बंगले में रहने की अनुमति देने के लिए भारत सरकार के संपदा निदेशालय से आग्रह करेंगे। महुआ को पैसे के बदले संसद में सवाल पूछने के आरोपों में लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। सदस्यता खत्म होने के बाद उन्हें आवंटित सरकारी बंगला खाली करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा के खिलाफ दर्ज मुकदमे को खारिज करने से इनकार कर दिया है। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी पवन खेड़ा की याचिका को खारिज कर दिया था। उन्होंने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। पवन खेड़ा हालांकि इस बयान के लिए माफी मांग चुके हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो बार बार माफी मांगकर मुकदमे से नहीं बच सकते। पवन खेड़ा पर यह एफआईआर पिछले साल मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए बयान के चलते हुई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा था। हालांकि इस मामले के बाद उन्होंने सफाई दी कि प्रधानमंत्री के नाम को लेकर उन्हें भ्रम था, लेकिन इसको लेकर उत्तर प्रदेश और असम में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई थी। और इसी के साथ समाचार में अभी रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी। स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। सर, बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। समझ कर इन्वेस्ट कर।
एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। हाल ही में लक्षद्वीप दौरे के दौरान वहां प्राकृतिक सुंदरता, लोगों के साथ संवाद से जुड़े अनुभवों को साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हाल ही में मुझे लक्षद्वीप के लोगों के बीच रहने का अवसर मिला। मैं अभी भी इसके द्वीपों की अद्भुत सुंदरता और यहाँ के लोगों की अविश्वसनीय गर्मजोशी से आश्चर्यचकित हूँ। मुझे अगत्ती, बंगाराम और कावारत्ती में लोगों से बातचीत करने का अवसर मिला। मैं द्वीप के लोगों को उनके आतिथ्य के लिए धन्यवाद देता हूँ। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लक्षद्वीप से जुड़े कई फोटो भी साझा किए हैं। ये लक्षद्वीप की खूबसूरत तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की है। अपने अनुभवों को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि लक्षद्वीप प्राकृतिक सुंदरता से सराबोर है और वहां का आतिथ्य सत्कार जो है वो अद्भुत है। इन सुंदर क्षणों की तस्वीरों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विज्ञान भवन में आयोजित सहकार से समृद्धि कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आज की ये शुरुआत आने वाले दिनों में कृषि क्षेत्र में हमारी आत्मनिर्भरता को बढ़ाने का काम करेगी। गृह मंत्री ने कहा कि मूंग और चने में देश ने आत्मनिर्भरता प्राप्त की है, लेकिन आजादी के 75 साल बाद भी दलहन का आयात करना हमारे लिए सम्मानजनक नहीं है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि के क्षेत्र में दलहन का उत्पादन करने वाले किसानों पर एक महत्वपूर्ण जिम्मा डालते हुए 2027 तक दलहन के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा है। आज की ये शुरुआत आने वाले दिनों में कृषि क्षेत्र में प्रचंड परिवर्तन लाने वाली शुरुआत है। ये बात सही है कि मूंग और चने में हमने आत्मनिर्भरता प्राप्त की है, परंतु बाकी दलहन आज भी हम इंपोर्ट करते हैं। और भारत जैसे कृषि प्रधान देश के अंदर जहां पानी की उपलब्धता भी बढ़ रही है, 2023 में आजादी के 75 साल के बाद दलहन का आयात करना हम सब के लिए सम्मानजनक नहीं है। इसलिए मोदी जी ने दलहन के क्षेत्र पर एक बड़ा दलहन उत्पादन करने वाले किसानों पर एक बड़ा जिम्मा डाला है कि 2027 तक दलहन के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर नेपाल की अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। डॉक्टर एस जयशंकर ने आज काठमांडू में नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल से मुलाकात की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज काठमांडू में नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल के साथ मुलाकात की। डॉक्टर एस जयशंकर ने नेपाल के विदेश मंत्री नारायण प्रकाश सऊद के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों मंत्रियों ने भारत नेपाल संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक की सह अध्यक्षता भी की। इस अवसर पर भारत और नेपाल के बीच 2 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पहला बिजली पर दीर्घकालिक समझौता और दूसरा उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं में निवेश बढ़ाने के लिए समझौता हुआ। आर्थिक संबंधों, कनेक्टिविटी, व्यापार, बिजली, शिक्षा और संस्कृति और राजनीतिक मामलों जैसे विषयों पर चर्चा हुई। वहीं नेपाल भारत संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर भी इस दौरान चर्चा की गई। वित्तीय सेवा समूह पैंटोमैथ फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप ने हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर वर्ष 2023 प्रदर्शन और 2024 आउटलुक रिपोर्ट जारी किया। इसमें वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया गया है। इस रिपोर्ट में वैश्विक अर्थव्यवस्था अपडेट और आउटलुक, भारतीय अर्थव्यवस्था आउटलुक, प्रमुख आर्थिक संकेतक, 2024 में बढ़ने वाले प्रमुख क्षेत्र, प्रमुख नीति सुधार और आईपीओ बाजार अपडेट पर प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय इक्विटी बाजार पिछले 2 वर्षों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले बाजारों में से एक बनकर उभरा है। इसके अलावा घरेलू शेयर बाजार में जो खुदरा निवेश हुआ है उसमें एसआईपी निवेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जो वित्त वर्ष 2023 में 130 अरब रुपयों तक पहुंच गया और वित्त वर्ष 2024 में 153 अरब रुपयों तक पहुंचने का अनुमान है। साल 2023 में
भारतीय शेयर बाजार में अभूतपूर्व प्रदर्शन देखने को मिला। बेंचमार्क सूचकांक रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। निफ्टी और सेंसेक्स ने 21,000 और 70,000 अंक के मील के पत्थर को छुआ। निफ्टी मिड कैप 100 और निफ्टी स्मॉल कैप 250 में कैलेंडर वर्ष 2023 के दौरान 40.9% और 42% की बढ़त देखने को मिली। भारत ने वर्ष 2023 में बाजार पूंजीकरण में 900 अरब डॉलर जोड़े, जो ब्राजील, स्वीडन और नीदरलैंड जैसे देशों के संपूर्ण बाजार पूंजीकरण के बराबर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में कई महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए नीतियों को और पहलों को आगे बढ़ाया है। हर वर्ष सर्दियों के मौसम में कोहरे के बीच ट्रेनों को सही समय से चलाने के लिए रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए ट्रेनों में 19,742 फॉग डिवाइस का बंदोबस्त किया गया है। यह डिवाइस एक जीपीएस आधारित नेविगेशन डिवाइस है जो लोको पायलट को घने कोहरे की स्थिति में ट्रेन चलाने में मदद करता है। ये लोको पायलटों को सिग्नल लेवल क्रॉसिंग गेट यानी मानव युक्त और मानव रहित स्थायी गति प्रतिबंध जैसे निश्चित स्थलों के बारे में ऑन बोर्ड वास्तविक समय की जानकारी देता है। फिलहाल 19,742 फॉग डिवाइस को 14 रेल जोन में वितरित किया गया है, जिनमें मध्य रेलवे को 560 फॉग डिवाइस, पूर्वी रेलवे को 1103 फॉग डिवाइस और पूर्व मध्य रेलवे को 1891 फॉग डिवाइस, पूर्व तटीय रेलवे को 375 फॉग डिवाइस और उत्तर रेलवे को 4,491 फॉग डिवाइस, उत्तर मध्य रेलवे को 1,289 फॉग डिवाइस, पूर्वोत्तर रेलवे को 1,762 फॉग डिवाइस, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे को 1,101 फॉग डिवाइस, उत्तर पश्चिम रेलवे को 992 फॉग डिवाइस, दक्षिण मध्य रेलवे को 1120 फॉग डिवाइस, दक्षिण पूर्व रेलवे को 2,955 फॉग डिवाइस, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को 997 फॉग डिवाइस, दक्षिण पश्चिम रेलवे को 60 फॉग डिवाइस और पश्चिम मध्य रेलवे को 1,046 फॉग डिवाइस उपलब्ध कराया गया है। ये सभी फॉग डिवाइस सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक और डीजल इंजनों के लिए उपयुक्त हैं, जो 160 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकते हैं। ये फॉग डिवाइस कोहरे, बारिश और धूप जैसी मौसमी स्थितियों में बेहतरीन काम करते हैं। ये पहल ट्रेन सेवाओं की विश्वसनीयता में सुधार देगी, देरी को कम करने और समग्र यात्री सुरक्षा को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है कि राज्य के उन सभी स्थानों को तीर्थ स्थल बनाया जाएगा जहां भगवान राम के चरण पड़े हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रदेशवासियों से हर गांव और शहर में मंदिरों को सजाकर दीपावली मनाने का आह्वान भी किया है। वहीं मध्य प्रदेश भाजपा भी घर घर संपर्क कर लोगों को अक्षत देकर अयोध्या जाने के लिए आमंत्रित कर रही है। मध्य प्रदेश में भी 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर उत्साह है। राज्य की मोहन यादव सरकार भी राज्य को राममय बनाने जा रही है। राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का गौरवमयी क्षण है। इस अवसर पर मध्य प्रदेश ने इस अद्भुत क्षण का सम्मान करने का निर्णय लिया है। अयोध्या जाने वाले तीर्थ यात्रियों का पुष्प वर्षा से स्वागत किया जाएगा। उन सभी स्थानों को तीर्थ स्थल बनाया जाएगा जहां भगवान राम के चरण पड़े हैं। हर गांव और शहर में मंदिर की सज्जा होगी और दीपावली मनाई जाएगी। वनवास का सबसे लंबा समय हमारे अपने चित्रकूट की धरती पे भगवान ने काटा था। इसलिए आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार ने हमारी पिछली कैबिनेट में निर्णय किया, हमने बात कही है कि हमारे अपने प्रत्येक भगवान राम के चरण जा पड़े, उस चरण में पड़ने वाले स्थान को तीर्थ बनाएंगे। वहीं मध्य प्रदेश भाजपा भी घर घर जाकर लोगों को अयोध्या जाने के लिए आमंत्रित कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद विष्णुदत्त शर्मा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के अलग अलग कॉलोनियों में घर घर संपर्क कर लोगों को अक्षत और अयोध्या जाने के लिए आमंत्रित किया। विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि हम सभी सौभाग्यशाली हैं, प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बन रहे हैं। भाजपा लोगों के घरों की दीवारों पर अयोध्या के भव्य राम मंदिर की प्रतिमा की स्टिकर चिपका रही है। राम भक्तों को कहा जा रहा है कि 22 जनवरी को सुबह 11 बजे से अपनी कॉलोनी, गांव में स्थित राम और हनुमान मंदिरों में हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और राम रक्षा श्रोत का पाठ करें।
भोपाल से आदित्य श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो 22 जनवरी की तारीख का इंतजार मध्य प्रदेश की जनता के साथ साथ पूरा भारत कर रहा है। निश्चित तौर से उस दिन दीपोत्सव भारत में मनाया जाएगा। इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर जारी है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।